नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय दंड संहिता में हम अध्याय 11 जो कि मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, इसके संबंध में हम आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया साक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। साक्ष्य पर ही मामले की सफलता या असफलता निर्भर करती है। साक्ष्य जितना सबल होगा अर्थात जितना मजबूत होगा, मामले की सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। साक्ष्य के अभाव में न तो कोई निर्णय दिया जा सकता है और न निर्णय की किसी स्थिति पर ही पहुंचा जा सकता है। अतः साक्ष्य की शुद्धता एवं पवित्रता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मिथ्या साक्ष्य न्याय को दूषित कर देता है और उसका परिणाम होगा निर्दोष व्यक्ति के प्रति अन्याय होना। न्याय की यह धारणा है कि निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाना दोषी व्यक्ति के हट जाने से कहीं अधिक अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधि का यह उद्देश्य रहा है कि जहाँ तक हो सके साक्ष्य शुद्ध एवं पवित्र बना रहे, ताकि न्याय को दूषित होने से बचाया जा सके। यही कारण है कि इस अध्याय में मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के प्रति अन्य अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। मिथ्या साक्ष्य के संबंध में अध्याय 11 के प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार की व्यवस्था देते हैं। नंबर 1, ऐसी मिथ्या साक्ष्य जिसके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। दूसरी, ऐसी मिथ्या साक्ष्य जिसके परिणाम कुछ कम गंभीर होते हैं। इन दोनों में अंतर रखा जाना भी आवश्यक है। मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, मिथ्या साक्ष्य देना। नंबर 2, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। नंबर 3, मिथ्या साक्ष्य के गंभीर रूप। नंबर 4, मिथ्या साक्ष्य का प्रयोग। नंबर 5, मिथ्या साक्ष्य के अन्य सहवर्ती अपराध। नंबर 6, साक्ष्य का लोप करना तथा मिथ्या सूचना देना। नंबर 7, मिथ्या प्रतिरूपण करना। नंबर 8, न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग करना। नंबर 9, अपराध का मिथ्या आरोप। 10, अपराधियों का छिपाना एवं आश्रय देना। 11, विधिपूर्ण ढंग से पकड़े जाने में प्रतिरोध करना। 12, दंड परिहार की शर्तों का उल्लंघन करना। 13, न्यायालय का अपमान करना एवं 14 है लोक सेवकों के द्वारा विधि विरुद्ध कार्य। अब हम धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में अध्ययन करेंगे। गिविंग फॉल्स एविडेंस। मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराधों की श्रृंखला में ये प्रथम अपराध है मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, जिसको बारे में धारा 191 में 191 में इसकी परिभाषा दी गई है। सेक्शन 191 कहता है कि जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्ति उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वेद रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1 कहता है कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। नंबर 2 स्पष्टीकरण, अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। दृष्टांत 1 है, क एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो यह के विरुद्ध ख के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने यह को ख के दावे को न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था, क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। दूसरा दृष्टांत है, क
कै सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में ये विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है, जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता। यहाँ कै वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है, इसलिए वह मिथ्या साक्ष्य देने का अपराधी है। तीसरा दृष्टांत, यह के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए कै यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह यह का हस्तलेख है। कै उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ कै का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, इसलिए यद्यपि वह हस्ताक्षर यह का हस्तलेख नहीं भी है तब भी कै ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। चौथा दृष्टांत, कै शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह यह नहीं जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। कै मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बतलाए हुए दिन यह उस स्थान पर रहा हो या नहीं रहा हो। और पांचवा दृष्टांत है, कै एक दुभाषिया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के जिसका यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद करने के लिए वह शपथ द्वारा आबद्ध है। ऐसे भाषांतरण या अनुवाद को जो यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद नहीं है और जिसके यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता, यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद के रूप में देता है या प्रमाणित करता है कि अन्य मिथ्या साक्ष्य दिया है। आंग्ल विधि के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध शपथ भंग अर्थात परजूरी के नाम से जाना जाता है। शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर किया गया कथन तभी शपथ भंग का अपराध माना जाता है जब वह किसी न्याय कार्रवाई में किया गया हो, किसी सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष किया गया हो, प्रश्न से तात्विक संबंध रखता हो, वह मिथ्या हो, और लास्ट है कथन करने वाले को वह ज्ञात हो कि वह मिथ्या है। भारतीय दंड संहिता में इसी को मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध कहा जाता है। मिथ्या साक्ष्य देने के आवश्यक तत्व। नंबर 1, किसी व्यक्ति का शपथ पर या अन्यथा सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना। नंबर 2, मिथ्या कथन करना। नंबर 3, ऐसे कथन के मिथ्या होने में विश्वास होना या सत्य होने में विश्वास नहीं होना। मिथ्या साक्ष्य देने के मामले, किसी साक्षी का दूसरे के नाम से गवाही या अभिसाक्ष्य देना, अर्थात जब किसी न्यायालय किसी कार्रवाई में कोई साक्षी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से गवाही देता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराधी माना जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाद का मिथ्या सत्यापन किया जाना। नंबर 3, समन की तामील का मिथ्या कथन किया जाना। नंबर 4, किसी न्यायिक कार्रवाई में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य देना। भारतीय एवं आंग्ल विधि में अंतर। मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित अपराध को आंग्ल विधि में परजूरी के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस संबंध में भारतीय एवं आंग्ल विधि में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो इस प्रकार है। आंग्ल विधि में परजूरी को सिद्ध करने के लिए 2 साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, किंतु भारतीय विधि में ऐसा आवश्यक नहीं है। नंबर 2, परजूरी में कथन शपथ पूर्वक या प्रतिज्ञान से होना चाहिए, जबकि भारतीय विधि में शपथ केवल एक प्रकार का बंधन है जो पक्षकार को सत्य बोलने के लिए आबद्ध करता है। आंग्ल विधि में मिथ्या कथन को उसी मामले में तय संबंधित होना चाहिए जिस मामले में शपथ दी गई है, किंतु भारतीय विधि के अंतर्गत ऐसी कोई शर्त नहीं है। और चौथा अंतर है, आंग्ल विधि में मिथ्या कथन किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए। आंग्ल विधि में मिथ्या कथन किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए और उसका संबंध उस न्यायिक प्रक्रिया से होना आवश्यक है, किंतु भारतीय विधि में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। धन्यवाद।